एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेन्युलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं वो ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट भी आपकी 3 टाइप्स की, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1% थी, इयोसिनोफिल 2 से 3, न्यूट्रोफिल 60 से 65, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25। सबसे ज़्यादा थी आपकी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद अगर हम बात करें ज़्यादा में तो कौन आएगी आपकी? लिम्फोसाइट। अरे न्यूट्रोफिल के बाद कौन सी आएगी? लिम्फोसाइट। 60 से 65 के बाद 20 से 25। क्लियर? अब बेटा अगर पूरे का सीक्वेंस याद करना है तो एक ट्रिक बना लीजिए, इधर देखिएगा बेटा। नो लॉन्गर मंकी ईड बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईड बनाना। मंकी अब केला नहीं खाता, कुछ और खा रहा है। नो लॉन्गर मंकी ईड बनाना, ठीक है? इधर देखिएगा बेटा, तो नो से हुआ एन, एन से हुआ न्यूट्रोफिल। हैव अ पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है बेटा। एल से हुआ लिम्फोसाइट। ये सीक्वेंस है ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ, किसका नंबर ज्यादा किसका नंबर कम। एम से हुआ मंकी के, एम से हुआ मोनोसाइट। ई से हुआ इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और लास्ट बी से हुआ बेसोफिल। तो नो लॉन्गर मंकी ईड बनाना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ये हो गया सीक्वेंस आपका किस चीज का बेटा, कि कौन सी डब्ल्यूबीसी ज्यादा नंबर में, कौन सी डब्ल्यूबीसी कम नंबर में है। क्लियर? तो आप नीचे लिख लीजिए सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की कौन सी टाइप कितनी है उसका ये सीक्वेंस है, लेकिन डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उससे कम लिम्फोसाइट, उससे कम मोनो, उससे कम इयोसिनो और उससे कम आपकी बेसोफिल। क्लियर? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इन दोनों का काम था फैगोसाइटोसिस। क्लियर? वहीं पर अगर मैं बात करूं बेसोफिल, बेसोफिल मैंने बांस टिक बताई थी, इंफ्लामेटरी रिएक्शन का क्लियर काम होता है। उसके साथ साथ बेसोफिल आपकी हेपेरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन निकालती है। क्लियर? उसके बाद इयोसिनोफिल आपकी एलर्जी और इन्फेक्शन में इनका नंबर हाई हो जाता है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करती है, फॉरेन एजेंट्स का मतलब विदेशी माल का। लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनो रिस्पॉन्स देती है। लिम्फोसाइट आपकी 2 प्रकार की थी, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में बी वाली आपकी वायुसेना थी जो बम मारती थी, और टी लिम्फोसाइट खुद जाकर लड़ती थी। जितनी भी डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट है, सबकी सब बनी है रेड बोन मैरो में। लेकिन आपकी ये मरेंगी कहां पर जाकर? स्प्लीन में। मतलब दफन कहां पर होंगी? स्प्लीन में। अच्छा अगर मैं बात करूं बी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां पर हुई? बोन मैरो में ही। टी लिम्फोसाइट कहां पर मैच्योर हुई? थाइमस में। क्लियर? थाइमस स्टर्नम नाम की हड्डी के नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? नीचे। गुड। अब बेटा कायदे से सभी बच्चे एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम देखें जल्दी से। एनसीईआरटी ने जो डब्ल्यूबीसी के डायग्राम्स दिए हैं आप उसे एक बार देखिएगा मेरे साथ। गिव मी एनसीईआरटी। ओके, सब लोग गौर से देखो बेटा, यहां पर आपको एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? कमेंट दीजिए मुझे जल्दी से। सबको डायग्राम्स दिख रहे हैं? ओके, अब अपनी अपनी किताबों में देखिएगा, यहां पर सभी के सभी फॉर्म्ड एलिमेंट बने हुए हैं। ठीक है? जितने हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। देख के बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपको इसमें दिख रहा होगा प्लेटलेट्स। क्लियर? क्योंकि प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, सेल का फ्रैगमेंट है। क्लियर? टेढ़े मेढ़े फ्रैगमेंट किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है? आपके गोल भी हो सकते हैं, तिरछे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर? तो बेटा सबसे छोटा क्या हुआ आपका? प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को लेकर हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है? तो हमारा एक पॉइंट बना डायग्राम से, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट। स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट आपका हुआ प्लेटलेट, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब होता है आपका क्लॉटिंग। स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हुआ आपका? प्लेटलेट। साइज में। क्लियर? साइज की बात हो रही है। ओके, चलो
स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट प्लेटलेट। अगला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिएगा, हो गया। नंबर मतलब नंबर किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। नंबर पर mm क्यूब, 1 mm क्यूब में अगर नंबर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपकी आरबीसी, तभी तो मोस्ट एबंडेंट सेल कहते हैं। उसके बाद आपका प्लेटलेट, ठीक है, बोलो प्लेटलेट, और सबसे कम आपकी क्या होगी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, 6000 से 8000 पर mm क्यूब। मोहम्मद गुलसैफ, एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 279, टेबल 18.1। 18.1 मतलब 18वें चैप्टर की फिगर 18.1, 18वें चैप्टर का पहला फिगर। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अब डायग्राम में सिर्फ आपको डब्ल्यूबीसी देखनी है। क्या देखनी है, डब्ल्यूबीसी। देख के बताइए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी डायग्राम में कौन सी दिख रही है आपको, मोनोसाइट दिख रही होगी। देखिए जरा, मोनोसाइट सबसे बड़ी दिख रही होगी साइज में, ओके। तो अगला पॉइंट जो डायग्राम से निकल के आ रहा है वो है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी आपकी कौन सी कहलाएगी, मोनोसाइट। अब बेटा अगर देखा जाए जनरल मोटा मोटा देखा जाए तो बेटा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जितनी बनी हुई हैं उनमें गौर से देखिए, आरबीसी का साइज छोटा है, डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है। मिला, समझ में आ गया। आरबीसी का साइज छोटा है, डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस और नो, ओके। तो अब मैं अगला पॉइंट लिखूंगा इधर। बेटा यहां पर स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट प्लेटलेट हो गई। चलिए अब आगे बढ़िए। इधर साइज के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो आपका सबसे बड़ी होंगी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी से छोटी आरबीसी, और प्लेटलेट तो सेल का टुकड़ा है तो प्लेटलेट आपका सबसे छोटा हुआ, ठीक है। इस सीक्वेंस को लिखिए। ये डायग्राम से निकाली हुई बातें हैं जो डायग्राम मुझे दिखा रहा है, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं, ओके। चलिए अब एक एक करके देखिएगा बेटा। आरबीसी अगर एग्जाम में पहचानने को आती, साफ साफ पहचान जाओगे, रेड कलर की, क्योंकि हीमोग्लोबिन नाम का सिंपल प्रोटीन है ना, सिंपल प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा प्लेटलेट बेटा बिल्कुल पहचान जाओगे, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद इओसिनोफिल के डायग्राम से एक पॉइंट निकल के आता है, लिखिएगा जरा। इसके न्यूक्लियस को गौर से देखिए। न्यूक्लियस में कितने लोब्स बने हुए हैं, 2, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इओसिनोफिल के बारे में एक पॉइंट, आप डायग्राम के नीचे ही लिखोगे, अलग से नहीं लिखना इस पॉइंट को। इओसिनोफिल में आपका न्यूक्लियस के लोब कितने होते हैं, 2 लोब। तो न्यूक्लियस 2 लोब्ड, ठीक है। न्यूक्लियस के पास 2 लोब होते हैं, 2 गुच्छे होते हैं, ठीक है। बच्चे को एडमिट करो। न्यूक्लियस के पास 2 लोब होते हैं। उसके साथ साथ इओसिनोफिल की बात करें तो इसका न्यूक्लियस होता है हेडफोन शेप्ड। हेडफोन बेटा जो हम लोग लगाते हैं ना बाजा, ठीक है, हेडफोन शेप्ड, साफ साफ देखने में लग रहा है हेडफोन जैसा न्यूक्लियस। तो हेडफोन शेप न्यूक्लियस किसका होता है, इओसिनोफिल का। कर लिया इतना, इतना हो गया बेटा। अब गौर से देखो बेटा, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों में जो न्यूट्रोफिल है उसमें बहुत सारे लोब्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अगर उसके न्यूक्लियस को देखो तो उसके न्यूक्लियस में ऐसे बहुत सारे लोब, बहुत सारे गुच्छे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट न्यूट्रोफिल को लेकर आ गया हमारा। न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है उसमें आपके लोब 2 से 7 हो सकते हैं। अब सवाल बनता कब 2 होगा, कब 3 होगा, कब 4 होगा, कब 5 होगा, कब 6, कब 7, क्लियर। ये एज के साथ बढ़ता है, किसके साथ, एज के साथ, क्लियर। लोब, नंबर ऑफ लोब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। एज जितनी ज्यादा होगी न्यूट्रोफिल की, तुम्हारी एज नहीं, न्यूट्रोफिल की एज जो जितनी ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ लोब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ न्यूट्रोफिल। जितनी ज्यादा एज होगी न्यूट्रोफिल की उतने ज्यादा नंबर ऑफ लोब होंगे, ओके। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी एक एक बच्चे को। चलिए अब अगला हम लोग नोटिस करेंगे डायग्राम मोनोसाइट का। मोनोसाइट देख के ही पता चल गया कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। क्या मैं मोनोसाइट को लार्जेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोल सकता हूं, क्यों बोलो भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट में देखा जाए सबसे बड़ी कौन होती है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कौन है, मोनोसाइट, सिंपल, क्लियर।
तो अब अगला पॉइंट है हमारा मोनोसाइट को लेकर, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी तो हो गया बेटा। मोनोसाइट का जरा न्यूक्लियस गौर से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किडनी बनी हुई है, क्लियर? ऐसा बेटा किडनी ऐसी होती है ना, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड, बीन मतलब समझते हो ना, बीन मतलब फली के आकार का। तो मैं लिख सकता हूं मोनोसाइट को लेकर, मोनोसाइट को लेकर जो डायग्राम बता रहा मैं, न्यूक्लियस बीन और किडनी शेप्ड। ठीक है, लास्ट अब आपको देखना है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मिला? अगर आप दोनों लिम्फोसाइट को देख लीजिए, चाहे बी देखिए चाहे टी देखिए, तो दोनों में जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया है सेल का, मतलब सेल का अच्छा खासा एरिया आपका न्यूक्लियस ऑक्यूपाई किया है। साइटोप्लाज्म बस किनारे किनारे पाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं लिम्फोसाइट के केस में, लिम्फोसाइट के केस में न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस आपका लार्ज होगा, चाहे बी हो चाहे टी हो। ठीक है, इतने पॉइंट मैंने फिगर 9.1 से निकाले हैं, तो ऊपर आपको लिख लेना फिगर 9.1 से ये एक्सट्रैक्टेड पॉइंट है। एनसीईआरटी ने क्या ये सारी बातें कहीं लिखी हैं क्या? ये सिर्फ उन्होंने अपने फिगर से बताई है, समझदार को इशारा काफी है। क्लियर? अब बेटा एक एक फिगर को हमें एग्जाम में पहचानना है, एग्जाम में फिगर आ गया तो मैं पहचानूंगा कैसे। ठीक है, चलो आरबीसी तो एक बार पहचान लोगे। ठीक है, अब बेटा सवाल बनता है प्लेटलेट की कहानी, प्लेटलेट भी पहचान लोगे, टुकड़े दिख रहे होंगे। अब अगर बेटा इयोसिनोफिल, हमें साफ साफ दिख रहा है इयोसिनोफिल का हेडफोन शेप न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब दो लोब। बेटा अगर कभी आपने हेडफोन जिंदगी में देखा हो तो बेटा हेडफोन ऐसे करके होता है ना, अरे जो लगा बाजा सुनते हैं लोग, लड़का लड़की, सुना होगा ना, देखा है कभी ऐसा? बोलोगे? अब बेटा गौर से देखो, अगर मैं एक हेडफोन बनाऊं तुम्हारे सामने, ये देखो बेटा एक हेडफोन बना रहा हूं, ये तो बस बेटा हल्की सी डंडी निकाल दो तो ये ई बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, इयोसिनोफिल का आपका न्यूक्लियस कैसा होता है? हेडफोन शेप्ड। याद हो जाएगा इस तरीके से, पक्का? तो अब क्या हुआ बेटा, ये अरे ई नहीं दिख रहा है तुम्हें? हेडफोन शेप न्यूक्लियस यार, 2 लोब। ठीक है, अब इधर देखना बेटा, न्यूक्लियस आपका न्यूट्रोफिल का क्या होता है? 2 से 7 लोब होता है। जितनी ज्यादा उम्र होगी उतने ज्यादा लोब बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगला है मोनोसाइट। आपको याद हो गया है कि न्यूक्लियस दिख रहा है एकदम साफ साफ, बीन या किडनी शेप्ड है। और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस क्या होगा? बड़ा। ठीक है, काफी बड़ा होगा, सेल के साइटोप्लाज्म को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई किया रहेगा। अब आइए अगला देखिए, इयोसिनोफिल हम देख के पहचान जाएंगे, हेडफोन शेप न्यूक्लियस। अब बेसोफिल को कैसे पहचानेंगे? बेसोफिल में अगर आप गौर से देखिए, आपको ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की बेसोफिल दिखाई गई है, तो उसमें जो दाने दिखाए गए हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं, बहुत ज्यादा कोर्स दिखाए गए हैं। कोर्स कहने का मतलब घने दिखाए गए हैं, सघन दिखाए गए हैं। तो बेसोफिल की प्रॉपर्टी होती है कि बेसोफिल में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बहुत कोर्स होते हैं, मतलब बहुत सघन होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इतना ज्यादा खिटखिट 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 पूरे में ऐसा लग रहा है जैसे पूरे में रेत पाई जा रही है, तो बेसोफिल ऐसे पहचान लेंगे। बहुत सारे लोब दिख गए हमें तो न्यूट्रोफिल हो गई, किडनी शेप न्यूक्लियस दिख गया तो मोनोसाइट हो गया, और बहुत बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है तो लिम्फोसाइट हो गया। अब सवाल है बी और टी कैसे पहचानोगे? बोलो, एक तरफ बी लिम्फोसाइट है, एक तरफ टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, अब बेटा समझना बी और टी लिम्फोसाइट में कैसा डायग्राम पहचानोगे? बेटा जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, अब कायदे से समझना बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बहुत प्यार से बोलूं कि बेटा बात मेरी मान जाओ, थोड़ा सा किनारे हो जाओ, तो तुम मान जाओगे। लेकिन अगर मैं तुमसे गुस्सा के बोलूं, टिर्रा के बोलूं, टिर्राना समझते हो ना, टिर्राना मतलब थोड़ा टिटिया के बोलूं, तो तुम हो सकता है बल्कि और फैल जाओ, कहो जाओ नहीं करेंगे। बेटा एक बार ऐसा करके देखना कभी क्लास में। ठीक, तो बेटा ये बताओ, बी लिम्फोसाइट में मैंने बी लिम्फोसाइट से कहा कि भैया बी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस थोड़ा सा किनारे हो जाओ, बेचारा थोड़ा बड़े प्यार से इसका न्यूक्लियस हल्का सा किनारे हो गया। लेकिन जब मैंने टी लिम्फोसाइट से टिर्रा के कहा, टी से टिर्राना, टी से टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टिर्रा के कहा, ये बिल्कुल नहीं माना, उल्टा और फैल गया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप देख के पहचान सकते हो, टी लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस चारों तरफ फैला हुआ, क्योंकि टिर्रा के बोले हो ना तुम। आजकल के लौंडे कहाँ सुनने वाले हैं, बल्कि अकड़ जाएंगे। लेकिन प्यार से बेटा बेटा करके कहो तो किनारे आ जाएंगे। तो बी वाले का, बी से बेटा, याद रखना न्यूक्लियस किनारे है, टी चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस बेटा एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना इसको। क्या मैं इतनी चीजों को मिटा दूं बेटा? बाहर
इतनी बातें क्लियर है? तो सोचिए डायग्राम से हमने कितनी सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना, कितनी सारी बातें हमने डायग्राम के थ्रू सीख ली जो एनसीईआरटी में हमें लिखी हुई नहीं मिलती, लेकिन उससे सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने ब्लड सिंपली जो आपका ब्लड है वो हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब बेटा हमारा अगला टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है ब्लड ग्रुप। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक बार पूरे डायग्राम को एक बार मन में मेमोराइज कीजिए। आपके पास टोटल 40 सेकंड है, एक बार अच्छे से देख लीजिए सारे डायग्राम को। देखो पिछले 7-8 सालों से डायग्राम नहीं पूछा है, लेकिन किसी भी वर्ष पूछ सकता है, क्योंकि जब ये 2013 तक ये पूछते थे डायग्राम तो एक सवाल में 8-8, 9-9 सवाल पूछते थे। तो इस वजह से डायग्राम हम तैयार करके चलेंगे और किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए, ईशु गुप्ता का क्वेश्चन था कि मार साहब ये बताइए कि आप कहते हो बायोलॉजी में हर चीज़ की एक वजह होती, कोई भी चीज़ बायोलॉजी में फर्जी नहीं होती है ना। तो चलिए अब मेरी बात समझिए, कोई रोने लगे तो ये उसका प्रॉब्लम है, तो और रुलाएंगे और क्या। कितने दिन रोगे, 2 दिन 3 दिन, फिर समझ जाओगे मास्टर हमारा पागल है बेटा। चलो आओ, एक बच्ची पूछती है, या बच्चा जो भी है, इसमें तो जेंडर ही नहीं क्लियर होता है। तो बेटा एक बच्चा पूछता है कि ये बताइए हमारी बॉडी पर हेयर्स क्यों हैं, हर चीज़ की अगर वजह है। ठीक है, तो देखो बेटा एक्चुअली में क्या है कि पहले हेयर्स बहुत ज़्यादा थे, अब हेयर्स कम है। ठीक है, क्योंकि हेयर एक तरीके से हमारी बॉडी में इंसुलेटर्स का काम करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर कहने का मतलब बाहर की गर्मी से बचाना या बाहर की ठंडी से बचाना। ठीक है, तो बेटा पहले के लोग जो है नंगे दुड़ंगे रहते थे, नंगे दुड़ंगे समझते हो कि कहने का मतलब, ठीक है, इतने समझदार हो बेटा, ऐसे हम लोग की तरह कपड़े नहीं पहनते थे ना, तो नंगे दुड़ंगे रहते थे, तो उन्हें जंगल की गर्मी और ठंडी से बचाने के लिए हमारे हेयर्स क्या होते थे, लंबे होते थे। गॉट इट? लेकिन वक्त के साथ अब क्या उन्हें उनकी ज़रूरत है, हमें नहीं, तो धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगे। और एक हमारा एक अनुमान भी है कि 3050 तक हमारी बॉडी पर हेयर्स नहीं होंगे, हेड बहुत बड़ा होगा, रिप्रोडक्शन की क्षमता बहुत कम होगी और हमारी हाइट बहुत कम होगी, और यही है एवोल्यूशन। गॉट इट? चलिए आइए, अब एक बात मैं आपको लास्ट सिखा रहा हूँ, उसे अच्छे से सीखिएगा। इधर देखो बेटा, अब बेटा जहाँ पर मैं आपको टर्म सिखाता हूँ ना कि इस टर्म का ये मतलब होता है, इस टर्म का ये मतलब होता है, तो वहाँ पर बेटा अच्छे से आप टर्म्स वहाँ पर लिख लीजिए कुछ और। एक शब्द होता है पाइसिस। ठीक है, लिखिए लिखिए पाइसिस, POIESIS, POIESIS। ठीक है, पाइसिस। पाइसिस का मतलब लिखिएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब पैदा होना, किसी चीज को पैदा करना। लिखा? सॉरी, POIESIS, पाइसिस मतलब प्रोडक्शन। ठीक, चलो, कहीं पर अगर फीलिया शब्द इस्तेमाल हो, ठीक है, फीलिया, एक फीलिया का मतलब होता है लविंग। ठीक है, जिस चीज को प्यार करोगे वो चीज ज्यादा मात्रा में चाहोगे या कम? बोलेगा ज्यादा या कम? ज्यादा। वेरी गुड। फीलिया शब्द लग जाए या कहीं पर साइटोसिस शब्द लग जाए, किसी के अंत में साइटोसिस या फीलिया शब्द लग जाए, इसका मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ जाना, इंक्रीज। और वहीं पर अगर कहीं पर शब्द लग जाए आपका पीनिया, PENIA, पीनिया, पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज। अब चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पहले इतना लिखिए जल्दी से। हिदान शुक्ला मोड ले रहा है, होमो सैपियन फ्यूचरिस। हो गया बेटा? हो गया? आइए अब इसका हम इस्तेमाल करना सीखते हैं। पहले एक चीज सीख लो यार, अगर किसी नाम के पीछे कोई वर्ड लग रहा है, ठीक है, और हमें उसके बारे में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, डैश करके उसका लिखते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है पाइसिस, अगर पाइसिस अंत में लगता है, अंत में लगता है मतलब सफिक्स, कोई चीज पहले लगती है इसका मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स। फिक्स का मतलब किसी चीज को कहीं पर फिक्स करना, प्री मतलब पहले, अगर कोई चीज पहले लगा रहे हो प्रीफिक्स, बाद में लगा रहे हो सफिक्स।
अब लिखने का तरीका समझ लो प्रीफिक्स और सफिक्स का। अगर कोई चीज़ पहले लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ आप पहले लगा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी चीज़ के नाम के आगे लगा रहे हो प्रो प्री प्राई, जैसे आपका प्रो प्री प्राई प्रो रेनिन हो गया, ठीक है, प्रो प्री प्राई लगा रहे हैं तो ये हम पहले लगाते हैं, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था। तो प्रो के बाद डैश करते हैं कि पहले लगा, ठीक है, तो प्रो के बाद डैश, डैश का मतलब अब आगे आप वर्ड लिखोगे। अगर कोई आपका वर्ड अंत में लगता है तो आप क्या करते हो, डैश करके उस वर्ड को लिखते हो। जैसे यहाँ पे मैंने पाइसिस लिखा, फीलिया लिखा या पीनिया लिखा, क्लियर, पक्का। प्रीफिक्स कैसे लिखा जाता है? प्रीफिक्स लिखने का तरीका होता है कि जैसे आपने नाम लिखा, जैसे कार्डियो, तो कार्डियो लिखकर आपने क्या कर दिया, डैश लगा दिया। और सफिक्स कैसे लिखोगे, डैश करके सफिक्स का नाम लिखोगे, जैसे मैंने पीनिया लिख दिया। इतनी बातें क्लियर हो तो यस सर जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो, जल्दी, तेज तेज तेज, कम ऑन फास्ट, वेरी गुड। आइए अब दिमाग लगाइए और एक एक करके बताइए, रटना नहीं और न लिखना है कहीं ज्यादा, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं न्यूट्रोफिलिया हो रहा है, तो बताइए न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? जल्दी, न्यूट्रोफिल क्या हो रही है, इंक्रीज, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं न्यूट्रोफिलिया नहीं हो रहा है, न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रोफिल आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज? तेज तेज बोला करो, डिक्रीज, क्लियर। अच्छा, अगर मैं बोलूं इयोसिनोफिलिया हो रहा है, क्या हो रहा है, इयोसिनोफिलिया, तो बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? किस चीज का इंक्रीज? इयोसिनोफिल का, पक्का। अगर इयोसिनोफिल बढ़ जाए जरूरत से ज्यादा तो ये क्या कहलाएगा, इयोसिनोफिलिया। लेकिन अगर बोल रहा इयोसिनोपीनिया हो रहा है, इसका मतलब इयोसिनोफिल आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पक्का। अब ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे बोलूं बेसोफिलिया हो रहा है, क्या हो रहा है, बेसोफिलिया, तो बताओ कौन सी सेल आपकी डिक्रीज हो रही है? गलत, डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो रही है, फीलिया लिखा है। हाँ तो पढ़ के बोलो ना, सुर में सुर काहे मिला रहे हो, लता मंगेशकर हो क्या? अब बेटा अगर मैं बोल रहा हूं बेसोपीनिया हो रहा है, तो इसका मतलब बेसोफिल आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्लियर है, पक्का। चलो अब ऐसे ही बेटा अगर मैं बोल रहा हूं मोनोसाइटोसिस हो रही है, तो बताओ जल्दी से कौन सी सेल इंक्रीज कर रही है, मोनोसाइट। और अगर मैं बोल रहा हूं मोनोसाइटोपीनिया हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इतनी बातें क्लियर। अच्छा, अब अगर यहीं पर मैं बोल दूं आपसे कि लिम्फोसाइटोसिस हो रही है, क्या हो रही है, लिम्फोसाइटोसिस, तो बताओ लिम्फोसाइट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज? और वहीं पर अगर मैं बोलूं लिम्फोसाइटोपीनिया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट डिक्रीज हो रही है। रटना पड़ रहा है क्या, पक्का। अगर मैं बोल रहा हूं ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस, तो ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, ल्यूकोसाइट का मतलब WBC, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब WBC का बढ़ जाना, पक्का। अगर मैं बोल रहा हूं ल्यूकोसाइटोपीनिया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, WBC का घट जाना। अरे बोलो, कुछ भी रटना नहीं है क्या? ये सबका नाम अलग अलग करके रटना हो तो मैं एक चार्ट बनवाऊं जबरदस्ती का, बस ये 3 बातें याद करो, ठक से टिक मारोगे, क्लियर। अब अगली बात बेटा, पाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। RBC का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, एरिथ्रोपाइसिस। और WBC का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या बोलोगे, ल्यूकोपाइसिस, बोलो। और वैसे ही अगर प्लेटलेट का प्रोडक्शन हो रहा है तो थ्रोम्बोपाइसिस। अब बेटा इन बातों को रटा नहीं जाता, सोचा जाता है। पाइसिस का मतलब प्रोडक्शन, अब एरिथ्रोसाइट बन रही है तो एरिथ्रोपाइसिस, ल्यूकोसाइट बन रही है ल्यूकोपाइसिस, और थ्रोम्बोसाइट बन रही है थ्रोम्बोपाइसिस, ठीक। अब बताओ क्या कुछ रटना पड़ा, बोलो जल्दी। अब एक नोट पॉइंट करके लिख लो, नोट पॉइंट, ब्लड कैंसर सुना होगा, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, इमैच्योर WBC बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हम आगे सीखेंगे। इमैच्योर WBC इंक्रीज कर जाती है, मैच्योर नहीं, WBC इंक्रीज नहीं बोल रहा हूं, इमैच्योर WBC इंक्रीज। इमैच्योर मतलब लड़ने की ताकत है या नहीं है,
नहीं है, इमैच्योर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। और बेटा ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं, क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में क्या होगा? इमैच्योर डब्ल्यूबीसी आपकी बढ़ जाएगी। चलो जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बातें करना शुरू करें। हो गया? हो गया? तो क्या आपको कोई भी चीज रटनी पड़ी क्या? इसी को बोलते हैं बेटा बायो में हर चीज कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब आपका अगर मैं बोल रहा हूं कि न्यूट्रोफिलिया हो गया मतलब न्यूट्रोफिल बढ़ गई, बेसोफिलिया हो गया बेसोफिल बढ़ गई, आपका इयोसिनोफिलिया हो गया इयोसिनोफिल बढ़ गई, मोनोसाइटोसिस हो गई तो मोनोसाइट बढ़ गई, लिम्फोसाइटोसिस लिम्फोसाइट बढ़ गई, डब्ल्यूबीसी बढ़ गई, ल्यूकोसाइटोसिस हो गई। बोलो तो बेटा फीलिया या साइटोसिस, ठीक है, फीलिया या साइटोसिस टर्म अगर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका इंक्रीज हो रही है। क्लियर? बोलो बेटा। और वहीं पर अगर आपका पीनिया शब्द आ रहा है मतलब डिक्रीज, पाइसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन, ठीक है। चलो आदर्श वर्मा, इज देयर एनी डाउट? आदर्श वर्मा, इज देयर एनी डाउट? एनी ऑब्जेक्शन? यू कैन आस्क फ्रैंकली, कम ऑन, बी फास्ट गाइस। आदर्श मिश्रा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, बाकियों का नो समझ में आया। आदर्श मिश्रा, इज देयर एनी डाउट? ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड ग्रुप। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप की कहानी बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा। अब असल में एक साहब थे, जरा एक कुर्सी दीजिएगा, एक अच्छी सी कहानी है ब्लड ग्रुप को लेकर। अब बेटा एक साहब थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टाइनर। तो पूरा नाम मत याद रखिएगा, बस लैंडस्टाइनर याद रखिएगा, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, लैंडस्टाइनर साहब की क्या कहानी थी। समय था 1901 का, ठीक है। 1901 में जो लैंडस्टाइनर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि यार हर इंसान का खून देखने में कैसा है? लाल है। पक्का? अच्छे समझिए, बहुत प्यारा टॉपिक है, मतलब इतनी सारी फिलॉसफी क्लियर होगी, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अब बेटा क्या हुआ कि जो आपके लैंडस्टाइनर साहब थे उन्होंने देखा सबका खून देखने में कैसा है? लाल है। तो उन्होंने कहा किसी का खून किसी को चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सबका खून देखने में कैसा है? एक जैसा है। लेकिन अब लफड़ा ये कहां पर आया? लफड़ा ये आया कि उसमें से कुछ लोग मर गए। जैसे मान लो 10 सैनिक आए घायल होकर, ठीक है, तो लैंडस्टाइनर साहब ने क्या किया? 10 के 10 का 10 नॉर्मल लोगों से खून लिया, क्या भैया तुम्हारा भी खून लाल, इनका भी खून लाल, किसी का खून किसी में भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने देखा कुछ सैनिक मर गए। अब वो हैरान और परेशान, वो कहे आखिर कुछ सैनिक मरे क्यों जब सबका खून क्या है? लाल है, ठीक है। क्योंकि मैं बेटा आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज सिखाया था, हमारी बॉडी अपना सारा माल पहचानती है, अच्छे से इस बात को भूलना मत। हमारी बॉडी अपना माल पूरा पहचानती है, लेकिन विदेशी माल जब आएगा तो उस पर क्या कर देगी? अटैक कर देगी, हमला कर देगी। और हमारी बॉडी अपना माल किसे मानती है? जिसे वो शुरू से देखी होती है। क्लियर? तो हमारी बॉडी क्या, अगर एक नॉर्मल बॉडी है तो क्या अपनी सेल पे अटैक करेगी? नहीं। लेकिन अगर बाहर से बैक्टीरिया आएगा तो वो विदेशी माल है, विदेशी आइटम आया तो उस पर क्या कर देगा? हमला कर देगा। पक्का? अब बेटा सवाल ये है मेरा कि लैंडस्टाइनर साहब बेहद हैरान, यार उस समय 1901 चल रहा था, 1901, हैरान होना वहां पर वाजिब था कि भाई सबका खून लाल, किसी का किसी को चढ़ाओ तो कुछ लोग मरे क्यों। वो समझ गए पक्का कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, जिसको कुछ लोगों की बॉडी पहचान गई तो हमला नहीं करी, अपने माल की तरह ट्रीट करी, और कुछ लोगों की बॉडी ने उसको पराये माल की तरह ट्रीट किया। जिसने पराये माल की तरह ट्रीट किया वो बेटा पिला गए, लेकिन जिन्होंने अपने माल की तरह ट्रीट किया वो बेटा जिंदा रहे। क्या इतनी बातें क्लियर है? पक्का? अब मान लो मैं खुद लैंडस्टाइनर हूं, 1901 का समय है, ठीक है, बगल से आपको टांगे की आवाज आ रही होगी। अब इधर देखना बेटा, ये 2 लोग थे, ठीक है, इन्हें खून चढ़ाया गया क्योंकि देखा गया इनका भी खून लाल है। तो लैंडस्टाइनर साहब ने हमसे कहा कि बेटा एक काम करो, तुम्हारा भी खून लाल है, बेटा बेटे तो हम उनके नहीं है, खैर तुम्हारा भी खून लाल है, इनका भी खून लाल है, तो इन दोनों को अपना खून दे दो। लेकिन ये वाला मर गया और ये वाला जिंदा था। लैंडस्टाइनर साहब हैरान हो गए, कि मरो तो ससुर दोनों मरो, ना मरो तो दोनों जिंदा रहो। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। खून लाल भले है हम दोनों का, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है। तो बताओ ए और बी वाले में
किसके ब्लड ने या किसकी बॉडी ने, बोल दीजिए, किसकी बॉडी ने उस ब्लड को अपने माल की तरह ट्रीट किया? ए ने या बी ने? जल्दी, ए ने पक्का। लेकिन बी वाले ने उसे पराये आइटम की तरह ट्रीट किया और अल्टीमेटली उस पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, ठीक है, और वो खून जम गया और बंदा मर गया, पक्का। आइए, जब उन्होंने चुल्ला उठाया, क्या उठाया? चुल्ला मतलब माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप उठाया और खून की डिटेल जांच करना शुरू किए, तो उन्होंने डिटेल जांच में किया, देखा, जब उन्होंने कई सारे लोगों की आरबीसी उठाकर देखी, लैंडस्टाइनर के बाद भी साइंटिस्ट आए, अब हम सबका जिक्र एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो आरबीसी है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो आरबीसी है उन्हें अलग अलग लोगों के खून में 4 प्रकार की आरबीसी मिली। कितने प्रकार की? 4। सबका खून लाल है क्योंकि हीमोग्लोबिन सब में मौजूद है। देखो, जब भी आप 1901 में लैंडस्टाइनर की बात करो तो बिहेव लाइक अ लैंडस्टाइनर। आप पता है आप हिस्ट्री में दी गई थ्योरीज को इतना बेहतर क्यों नहीं समझ पाते हो? क्योंकि आप उस समय में नहीं जाते हो। आप इस समय जो जानते हो उस कॉन्सेप्ट को उस पर अप्लाई कर रहे होते हो। नहीं, जब मैं लैंडस्टाइनर पढ़ा रहा हूं, बिहेव लाइक अ लैंडस्टाइनर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेंडल, वो बिहेव लाइक मेंडल। जब मैं मेंडल जेनेटिक्स पे बातें करूंगा तो मेंडल पे बातें करूंगा। जब मैं मेंडल पे बात करूंगा तो आप में से एक भी बच्चा ना डीएनए का नाम लेगा, ना जीन का नाम लेगा, ना क्रोमोसोम जैसी चीजों का नाम लेगा, क्योंकि मेंडल के समय में ये सारी चीजें नहीं पता थी उसको। गॉट इट? तो जब जिस समय जिस वैज्ञानिक की बात की जाए, केमिस्ट्री में भी बेटा यही किया करो, जब आप बात करो थॉमसन की तो रदरफोर्ड के बारे में मत सोचो। जब रदरफोर्ड के बारे में पढ़ो तो फिर उसके आगे के बारे में मत सोचो, पहले जो थे उनके बारे में सोचो। अरे, क्योंकि पहले वाले के बारे में तो पता होगा ना आगे वाले साइंटिस्ट को। बोलो भाई। तो बेटा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लैंडस्टाइनर, देन बिहेव लाइक अ लैंडस्टाइनर। तो लैंडस्टाइनर ने पहले तो ये समझा कि यार सबका खून लाल है, किसी का किसी को चढ़ा दो तो बॉडी कोई रिएक्शन देगी नहीं, क्योंकि उसे अपना माल मानेगी, लाल लाल चीज आई। लेकिन बाद में लफड़ा क्या आया? लफड़ा ये आया कि कुछ लोग मर गए। लैंडस्टाइनर ने कहा पक्का कुछ ना कुछ खून में अंतर है, डिफरेंस है, जिसे किसी की बॉडी ने पहचाना और किसी ने बॉडी ने नहीं पहचाना। जिन्होंने पहचाना वो तो जिंदा थे, जिन्होंने नहीं पहचाना वो पिला गए, पक्का। अब समझना बेटा, उन्होंने अलग अलग लोगों की जब आरबीसी देखी तो उन्हें 4 डिफरेंट टाइप की आरबीसी मिली। उन्होंने देखा कि एक पहला वाला जो बंदा था उसकी आरबीसी में कुछ ऐसे बक्से टाइप की स्ट्रक्चर थी। किस टाइप की? बक्से टाइप की। बाकी सब कुछ सेम था, बस इसमें क्या अलग से लगा हुआ था? बक्सा। अगले वाले की जब आरबीसी गौर से देखी तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ जिगजैग टाइप का आइटम लगा हुआ है, पक्का, बिल्कुल दांतेदार समझते हो ना, ऐसे टीथ निकले हुए हैं जिसमें, ठीक, इस टाइप का आइटम था। जब उन्होंने तीसरे बंदे की आरबीसी देखी तो उन्होंने देखा इस पे बक्सा भी है और इस पे दांत वाला स्ट्रक्चर भी है, मतलब पहले और दूसरे वाला दोनों इसी पर है। और चौथे पर जब आरबीसी को गौर से देखा माइक्रोस्कोप लगा के तो देखा चौथी वाली नील बटे सन्नाटा, उस पे कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा पक्का गोला तो चारों के पास है, आरबीसी तो चारों के पास है, सबके अंदर क्या भरा होगा? सबके अंदर बेटा आपका भरा होगा हीमोग्लोबिन, सबके अंदर भरा होगा। तो हीमोग्लोबिन तो सबके पास है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन लफड़ा नहीं कर रहा। तो बेटा लफड़ा कहां पर आ रहा है? बक्सा, दांते, इन स्ट्रक्चर पर जो आरबीसी के ऊपर है या अंदर है? ऑन द सरफेस या इन द आरबीसी? ऑन द सरफेस, पक्का। अब मेरी बात समझना बेटा, 2 शब्द क्लियर करो यहां पर मुझे। एक शब्द होता है एंटीजन, एक शब्द होता है एंटीबॉडी। आप बहुत कंफ्यूज रहते हो एंटीजन और एंटीबॉडी में, और जब तक मैं इसे क्लियर नहीं कर लूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। एक एक बच्चा जब तक नहीं सीख जाएगा फिर आगे बातें नहीं हो पाएंगी। और एंटीजन एंटीबॉडी अच्छे से समझना। बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, बेटा चमन इधर आओ। अरे बताइए क्या, इधर आइए, आइए, चलिए मास्क उतारिए। तो मिस्टर करोना, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपकी नाक में धूल झोंक दूं तो आप छींकेंगे या नहीं छींकेंगे? छींकेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपके ऐसे कर दूं, ऐसे, तो आपको कुछ महसूस हुआ? आप ऐसे किए। और अगर मैं ये बताओ बेटा, अगर मैं आपको ऐसे, हाथ नीचे कीजिए जितना कह रहे हैं, कीजिए ना। अगर मैं आपको ऐसे मारूंगा, गुस्सा आया, मन में गाली आई? वेरी गुड बेटा। तो बेटा एंटीजन वही चीज है जो रिस्पॉन्स पैदा करा दे आपकी बॉडी में। मैंने इनको कंटाब मारा, लगा तो नहीं? कोई बात नहीं, अब लगेगा। मैंने इनको कंटाब मारा, ठीक है, और इन्होंने बदले में मनी मन क्या दी? गाली दी, ठीक है। मुंह पे मत देना बेटा,
सावधानी अपने हाथ में है। तो अब बेटा जब मैंने इन्हें कंटाप मारा तो इनके मन में क्या आया, रिस्पॉन्स आया। तो वो रिस्पॉन्स एक तरीके से समझो एंटीबॉडी की तरह काम किया। अभी ऐसे समझो, फिर हम एक्यूरेट बातें करेंगे। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है बेटा आपका, एंटीजन एक तरीके की देखी जाए तो उंगली है, और बदले में जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है आपका, एंटीबॉडी। आहा, समझ में आया। एंटी नहीं समझ पाए मेरी बात, पक्का। अब मान लो मैंने इनके उंगली करी और मैं इनका मित्र हूं, मैं आपका क्या हूं, हाय हाय हाय। चलो मैंने इनके उंगली करी, ठीक है, और इन्होंने पलट के क्या मारा, हमको कंटाप मारा। तो इसका मतलब उंगली क्या है, एंटीजन, और जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है, एंटीबॉडी। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ गई। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कभी बुखार आया है, आया है, अच्छा अच्छा इधर तो ये बताओ, कभी बेटा बैक्टीरिया का नाम सुना है, सुना तो है सर। मान लीजिए आपने जो है आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर, ठीक है, इस कोमल शरीर के अंदर बैक्टीरिया किसी छेद से घुस गया, तो आपको शाम को सुबह बुखार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आपकी बॉडी लड़ना चाहेगी कि नहीं लड़ना चाहेगी, खुद को बचाना चाहेगी। देखो मतलब किस क्लास तक पढ़े हैं आप, 9 तक पढ़ डाले हैं। अभी पढ़ाई चल रही कि नहीं, नहीं चल रही, पढ़ाई से मुक्ति। अच्छा चलिए, अब ये बताइए कि अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गया, आप कह रही हैं आपकी बॉडी लड़ेगी, ठीक है, वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी। जैसे हमने उंगली की, तुमने कंटाप मारा, तो वो रिस्पॉन्स क्या है आपका, एंटीबॉडी। क्लियर, याद करो एंटीबॉडी मैंने बम बताए थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर बम मारे जाते हैं, क्या मारे जाते हैं, बम, बोल बम, बम। चलो अब इधर, तो बेटा एंटीजन का मतलब क्या हुआ, उंगली, जो आपकी बॉडी में उंगली पैदा करे, जिसके प्रति जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसका आएगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या हुई, जो पलट के क्या पड़ा, कंटाप। तो इस पॉइंट को याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीजन मतलब जो आपकी बॉडी में उंगली कर दे, और एंटीबॉडी क्या है, उसके खिलाफ जो पड़ेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एंटीजन उंगली, एंटीबॉडी कंटाप। क्लियर। तो अब बेटा बताओ उंगली कौन कर रहा है, उंगली हीमोग्लोबिन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है, या आरबीसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, क्या जो आरबीसी के ऊपर स्ट्रक्चर पाई जा रही है वो उंगली कर रही है। इसका मतलब क्या मैं उसको एंटीजन बोल सकता हूं, हाँ या ना। अच्छा अब बेटा ये बताओ, जैसे आप लोग फिजिक्स में कहते हो ना, जब ये मैथ्स में जब कुछ नहीं पता होता है तो लेट अस सपोज एक्स, लेट अस सपोज वाई कहते हो ना, इस टाइप से। तो बेटा एक्स वाई करते हो, एक्स जरूर सपोज करते हो तुम अपना, है ना। तो अब समझना हम तुमसे क्या कह रहे हैं, तो बेटा इसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। तो मैंने क्या, एलैंड स्टाइनर ने क्या किया, उसको कुछ अता पता था नहीं, तो उसने कहा चलो इस बक्से जैसे स्ट्रक्चर को मैंने कैपिटल ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कैपिटल ए। अच्छे से देखना बेटा, इस बक्से जैसी स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल ए ही लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो बेटा इसका नाम क्या दिया होगा, कैपिटल बी, पक्का। अरे एक्स वाई दे देते, ठीक है, अल्फा बीटा दे देते, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने क्या दिया, ए और बी। अब बेटा ये उंगली जैसी जो स्ट्रक्चर, ये आपकी जो उंगली करने वाली स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंस कर रही है, जिसकी वजह से मौत हो रही है, इसे हमने क्या बोला, एंटीजन। तो जो पहला वाला बंदा था उसके पास एंटीजन कैसा था, ए वाला बक्से जैसा है, बी वाला दांते जैसा है। तीसरे वाले में गौर से देखिए एंटीजन कौन कौन से हैं, दोनों हैं, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। और चौथे वाले में एंटीजन है या नहीं है, जल्दी बताओ, नहीं है। तो इसमें मैंने एंटीजन के लिए क्या लिख दिया, इसमें एंटीजन एब्सेंट, तो जीरो, जीरो मतलब एंटीजन नहीं है। अरे जीरो मतलब नील बटे बेटा सन्नाटा। क्लियर। अब पहली बात याद रखना, जैसा एंटीजन, क्या बोला, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। पहली बात, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। दोबारा बोल रहा हूं, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब बताओ अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, जल्दी बोलो। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप, मैं ऊपर लिख रहा हूं बीजी, बीजी मतलब ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी होगा क्योंकि एंटीजन यहां पर क्या दिया हुआ है, बी। इसमें बेटा एंटीजन कौन सा है, ए बी कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन ए एंड बी। आहा, ए बी कौन सा एंटीजन है, कोई ऐसा एंटीजन देखा क्या अभी तक जो ऐसा हो, आधा बक्सा आधा दांते, बेटा अलग अलग है ना, तो अलग अलग पढ़ा जाता है। याद रखना एंटीजन ए बी नाम की कोई चीज नहीं होती, एंटीजन ए एंड बी।
बी। क्लियर? तो बेटा अगर एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए बी कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो ए एंड बी। अच्छा अगर एंटीजन नहीं है तो मैंने क्या बोल दिया? जीरो। आहा, एंटीजन एब्सेंट तो मैंने ब्लड ग्रुप क्या बोल दिया? जीरो। क्लियर? बाद में बेटा क्या हुआ, क्योंकि हम ब्लड ग्रुप का नाम अल्फाबेट से ले रहे थे ए बी, तो बाद में इसी जीरो ब्लड ग्रुप को हम पढ़ने लगे ओ। क्लियर? एकदम क्लियर। जीरो कैसे दिखता है? ओ जैसा। तो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बेटा अल्फाबेट के साथ आप एक न्यूमेरिक यूज कर रहे हो। क्लियर? न्यूमरल यूज कर रहे हो, इस वजह से हमने क्या किया? जीरो को क्या पढ़ने लगे बाद में? ओ, वरना ओ ही आपका क्या है? जीरो ब्लड ग्रुप। गॉट इट? अब बेटा ये बताओ, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। सहमत है इतनी बात से? तो चलो जल्दी से बताओ, ये मेरा एक स्टेटमेंट है, सही है या गलत? ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी हैव एंटीजन ए एंड बी, ब्लड ग्रुप ओ हैव एंटीजन ओ। फुल स्टॉप। सही है या गलत? क्यों? दोबारा सुनिएगा। ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी हैव एंटीजन ए एंड बी, ब्लड ग्रुप ओ हैव एंटीजन ओ। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। पक्का? गलत है। घंटा सुनो, मैंने क्या बोला? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। और एंटीजन ओ क्या है? कुछ नहीं, ओ मतलब होता है जीरो। इसीलिए मैंने आपको यहां पर बताया, ये बताने का उद्देश्य यही था। यही गलतियां कर जाते हो एग्जाम में, रट के चले जाते हो ओ के पास एंटीजन नहीं होता। अबे ओ नहीं, वो जीरो है। आहा, अब तुमने मन में क्या ठासा है? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन ओ। गलत। ओ नहीं, एंटीजन नहीं, क्योंकि ओ एक्चुअली में क्या है? जीरो। तो इसी वजह से ओ ब्लड ग्रुप को जीरो ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इतनी बातें कि एक बच्चा सीख गया, जैसा ब्लड ग्रुप जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। तो ये पॉइंट बना के लिखिए, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। बात खत्म। हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी हो गया? हो गया? ये समझ में आया इसको बताने का उद्देश्य? तो बेटा जो भी बताओ ना, ये मत सोचो वो किसी ना किसी वजह से बताया जा रहा है, एक बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ बताया जा रहा है। क्वेश्चन में वो चाहे जैसा घुमाए, आप तो नहीं घूमोगे इसमें। चलो अब बताओ, ब्लड ग्रुप कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें ए बी एंटीजन है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें ए बी एंटीजन है? हाँ, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं जिसमें ए बी एंटीजन हो, क्योंकि ए बी कोई एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन होता है ए एंड बी। अरे एंटीजन अभी तक आपने कितने प्रकार के पढ़े? सिर्फ दो। एक ए एंटीजन होता है, एक बी। दोनों मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए बी, नहीं मौजूद है ब्लड ग्रुप जीरो या ओ। क्लियर? अब बेटा लैंडस्टाइनर साहब ने दो नियम दिए हैं, ठीक है? इन दो नियमों को आपको बहुत कायदे से दिमाग में ठांस के रखना है। कैसे रखना बेटा? ठांस के, जिन्हें बोलते हैं लॉज ऑफ लैंडस्टाइनर, लैंडस्टाइनर के नियम। तो अगला यहां पर बात है लॉज ऑफ लैंडस्टाइनर। लैंडस्टाइनर साहब ने दो नियम दिए हुए हैं। पहला नियम लिखना चालू करिए। पहला नियम पहले ये लिख लिया, एंटीजन मतलब उंगली, एंटीबॉडी मतलब कंटाप। बेटा एंटीजन एंटीबॉडी समझ गया? दिक्कत कौन कर रहा है आपका? दूसरे की बॉडी में रिस्पॉन्स कौन पैदा करा रहा है? एंटीजन। क्लियर? वही बक्सा दांते। ठीक, चलो लैंडस्टाइनर फर्स्ट लॉ लिखो बेटा। फर्स्ट लॉ लिखो जल्दी से। अगर, क्या बोला? अगर किसी के खून में, अगर किसी के खून में, अंग्रेजों ब्लड लिख लो, अगर हाँ है नहीं आपके पास? तुरंत बोलिए, तुरंत। अगर किसी के ब्लड में या किसी के खून में कोई पार्टिकुलर एंटीजन पाया जाता है,
पहले लिख लो फिर समझाते हैं। आओ, अगर एक तो इस बोर्ड पे बेटा राइटिंग माशाल्लाह गजब बनती है ना, बहुत प्यारी बनती, क्या बात है। मतलब हम खुद दोबारा पढ़ने में समझ नहीं पाते हमने लिखा क्या है। अगर किसी के ब्लड में कोई, अगर हिंदी में कोई गलती हो तो माफ़ी करिएगा, माफ़ी दीजिएगा, थोड़ी हिंदी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, नहीं राइटिंग वाकई में अच्छी, मजाक की बात नहीं है हाँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मतलब ई आ ऊ हो जाता है हमसे, है ना। तुम लोग से भी हो जाता होगा, बहुत टाइम हो गया होगा, है ना बेटा, 12वीं दी है। अगर किसी के ब्लड में कोई पार्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, प्लस मतलब प्रेजेंट है, तो उसका करेस्पॉन्डिंग, उसकी लिख लो, बच्चियां खुश हो जाएंगी, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। अब आधे से ज्यादा लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन लिखते वक्त मन में सवाल आ गया, गुरुजी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होती है? बता रहे, सब्र करो, ठीक है। अगर किसी के ब्लड में कोई पार्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी। चलिए सिखाएं, सिखाएं बेटा, चलो आओ इधर देखो, इधर देखना बेटा और अच्छे से सीखना इस चीज को। देखो मैंने यहां पर क्या बोला कि एंटीजन आपके कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के आपने पढ़े अभी तक, एक है एंटीजन ए और एक है एंटीजन बी। एंटीजन ए के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी काम करेगी, ए या बी? कॉमन सेंस, क्लियर। तो एंटीजन ए के खिलाफ, एंटीजन ए के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? ए एंटीबॉडी, पक्का। और एंटीजन बी के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? बी। अरे एंटीजन ए के खिलाफ कौन एंटीबॉडी बनेगी आपकी? ए। एंटीजन बी के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? बी। एंटीजन क्या है? उंगली, और एंटीबॉडी क्या है? कंटाप, पक्का। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, ठीक है। ये बताओ एंटीजन ए के खिलाफ कौन काम करेगा, दोबारा बताओ। एंटीबॉडी, पक्का। एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी काम करती है, उसके रिस्पॉन्स में बनती है ना। अगर एंटीजन वो आपका कोई बाहरी एंटीजन बॉडी में घुसा तो उसके खिलाफ में क्या बनेगी? एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीजन ए के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी ए। एंटीजन बी के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये बताइए जल्दी से कि एंटीजन और एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी काम करती है, बात सत्य है, ठीक। अब लेकिन क्या सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक ही खून में रह सकती है? कॉमन सेंस लगाइएगा। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों मेरे खून में रह सकती हैं? तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक ही खून में रह सकती है? एंटीजन ए भी मेरे खून में है? नहीं पता, मुझे नहीं जानना, जितना बताया उससे दिमाग लगाइए। मैं कभी कोई सवाल पूछता हूं तो उतना ही पूछता हूं जितना आप मेरी बातों को एनालाइज करके निकाल सकते हो। क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक इंसान के खून में हो सकती है? नो सर। क्यों? क्योंकि ये आपस में पिल जाएंगी, बोलो। अर्थात एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक खून में अगर रहेंगी तो बेटा ये आपस में क्या होगा? लड़ाई कर जाएंगी, पक्का। अब समझना लड़ाई कैसी होती है वो तो अगले लेक्चर में आएगा। अच्छा, क्या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी किसी एक बंदे के खून में हो सकती है? जल्दी बताओ। मतलब सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक खून में, पक्का। अच्छा, मान लो मेरी बॉडी में एंटीजन ए है, रटना नहीं, पटक के मारेंगे बेटा, है ना। अगर मेरी बॉडी में एंटीजन ए है, मेरे ब्लड में जो आरबीसी टहल रही हैं, सभी आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा लगा हुआ है? ए। तो बताओ क्या एंटीबॉडी ए पाई जाएगी? कंफर्म। कितने %? गुड, बिल्कुल सही। आइए अब हम बातें करते हैं बेटा। तो बेटा एंटीजन ए की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कहलाती है ए, समझ पाए?
सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी कहने का मतलब हुआ करेस्पॉन्डिंग। अगर मैं बोलूं एंटीजन ए की करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी की करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बी, करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए? तो मतलब करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एक खून में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो वही तो कह रहा है ससुर, अगर किसी के ब्लड में कोई पार्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। अरे पक्का? आओ बेटा वापस आओ, इधर आओ। अब बताओ किस खून में कैसी एंटीबॉडी होगी? ठीक है, बता लोगे? ट्राई करोगे कि पक्का बता लोगे? एंटीबॉडी कौन सी होगी देख के बताओ बेटा। अगर एंटीजन ए है, आपके पास एंटीबॉडी कितने प्रकार की हैं? कौन कौन सी? एंटीजन भी दो प्रकार के, ए बी, और एंटीबॉडी भी ए और बी। एंटीजन ए का करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन बी का करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। देखो अगर तुम ये रटे हुए हो कि किसमें कौन सी एंटीबॉडी, तो नो सर ने तो पटक के मारेंगे। कैसे बेटा? वेरी गुड। तो बेटा रट के आंसर नहीं देना, लॉ के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 12 की परीक्षा ही नहीं देनी, हमें मेडिकल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो रटना नहीं है, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीखो। अभी आप क्या करते हो? रट लेते हो, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। कैसे फील किया था? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। ये लॉ कभी फील किया था? अभी आगे और फील करोगे, फीलिंग ही है पूरे में, लेते रहो धीरे धीरे। तो अगर एंटीजन ए है तो मेरा मानना है एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है? हाँ पक्का? तो इसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगी ना? सर एंटीबॉडी अगर कोई भी बारी ए नहीं होगी ना, बस ये बताओ। इसमें एंटीबॉडी कौन सी नहीं होगी? जो नहीं होगी वो बताओ। हाँ, बी नहीं होगी। ठीक है, तो रुको, तुमने कहा तुम्हारे पास एंटीबॉडी का ऑप्शन कितने? दो, एक ए और एक बी। यहाँ पर भी एंटीबॉडी का ऑप्शन क्या है? ए और बी। अरे किसी भी खून में ऑप्शन तो दो ही है ना, ए और बी, ए और बी। तो चलो जल्दी बताओ, पहले वाले खून में एंटीबॉडी कौन सी नहीं हो सकती? तुमने बताया बेटा ए नहीं हो सकती। बी होगी कि नहीं होगी हम आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या नहीं हो सकती? हाँ, बी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लैंडस्टाइनर का पहला नियम कहता है सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं रह सकती, आपस में पिल जाएंगी। हाँ ठीक, तो इसमें एंटीबॉडी भी नहीं होगी। बताओ ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सी एंटीबॉडी रखोगे? दोनों नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ए वाली रखोगी, ए वाली एंटीबॉडी रखोगे तो ये ए के साथ पिलेगी, बी वाली रखोगे तो बी के साथ दोनों रख दोगे तो पिल्लम पिल मच जाएगी, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या लड़ाके होंगे फिर? अच्छा आखिरी वाले को छोड़ दो अभी। ठीक है, आइए, पहले नियम से इतनी बातें निकल के आई हैं। अब देखो ऐसे पढ़िए, नियम पढ़िए, फिर उसको तुरंत अप्लाई करके देखिए। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं लैंडस्टाइनर का क्या था। सेकंड लॉ ऑफ लैंडस्टाइनर। चलिए शुरू करते हैं। इधर देखो मेरा बच्चा, सेकंड लॉ लिखिए। अगर, क्या बोला? अगर कोई पार्टिकुलर एंटीजन एब्सेंट होगा तो उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, लिख दे रहा हूं बेटा, अगर, ऐसे भी लिख सकते हो अगर किसी के ब्लड में, अब अंडरस्टूड है, ये सब ब्लड की कहानी चल रही है। अगर कोई पार्टिकुलर एंटीजन एब्सेंट होगा तो उसकी करेस्पॉन्डिंग समझ गए हो ना क्या होता है? हाँ बिल्कुल, करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इसका एक ही एक्सेप्शन है, बस इतना लिख लीजिए पहले। हो गया? अब ये जो एक्सेप्शन है वो अभी नहीं समझ में आएगा, अगले लेक्चर में समझ में आएगा। लिख लीजिए नॉट एप्लीकेबल ऑन आरएच फैक्टर। अब आरएच फैक्टर की क्या कहानी है ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। नॉट एप्लीकेबल ऑन आरएच फैक्टर। ठीक है, हो जाए तो फिर प्रैक्टिस कराऊं।
ओके, चल भाई, अगर कोई पार्टिकुलर एंटीजन नहीं होगा, खून में कितने प्रकार के एंटीजन अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है कितने हो सकते हैं? 2, या तो ए या तो बी, ठीक है। चल भाई ये बता, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी नहीं है, ओ है, वैसे बता दे रहा हूँ, बी ले लो। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी। ये हो गया मेरा बी, मेरा हो गया बीजी। बीजी मतलब ब्लड ग्रुप। बताओ मेरे पास एंटीजन कौन सा है? हैं? एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप यस सर, बोलेगा, यस सर, तो एंटीजन कौन सा होगा? बी। अब एंटीबॉडी कौन सी नहीं होगी ये बताओ? नहीं, एंटीबॉडी कौन सी नहीं होगी? कौन सी होगी? ये नहीं होगी सर, ए नहीं होगी? आराम से, कंफ्यूज मत हो, आराम से। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। और पहला नियम कहता था कि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी। और कॉमन सेंस लगा, होनी भी नहीं चाहिए यार, सेम सेम पिल जाएंगे आपस में, फिर बचा नहीं पाओगे अपने आप को। तो बताओ, अगर एंटीजन बी है तो कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी पूछ रहा हूँ। हाँ, बी नहीं होगी, पक्का? ठीक है। अब दूसरा नियम पढ़ो कि अगर कोई पार्टिकुलर एंटीजन अब्सेंट होगा, इसमें कौन सा एंटीजन अब्सेंट है पूछ रहा हूं। अबे कौन सा अब्सेंट है देख के बताओ। ए अब्सेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अगर एंटीजन ए अब्सेंट है, बेटा बी और ए 2 एंटीजन होते हैं, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी। यस सर, मुंह से बोलेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी। मतलब कौन सी अब्सेंट होगी? सर ये होगी सर, ए नहीं है। अरे ए नहीं है तो अगर एंटीजन ए अब्सेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, ए की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होगी? ए। इसका मतलब एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। नहीं समझ पाए मेरी बात? एक और ट्राई मारते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखो। एक बंदा है, चलो अब की बंदी लेते हैं, जल्दी समझोगे, जिसका ब्लड ग्रुप है बी। बेटा मैं नियम से सिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन बिकॉज वाले लगा सको, वरना इसे लपेटने पे आऊंगा ना तो तेजी से लपेट के खत्म करो। करते हैं क्या? लपेट दें क्या? कुछ भी कहो, लपेटेंगे नहीं। चलो पढ़ाएंगे वैसे ही जैसे पढ़ाते हैं। ब्लड ग्रुप बी है, अब बता एंटीजन इसका क्या है? बी होगा, हैं? एंटीजन क्या होगा? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सर सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजन पाया था। ठीक है, कौन सा एंटीजन नहीं है? सर बी। सर इसमें एंटीजन नहीं है तो ए है सर, ए सर नहीं है एंटीजन। कौन सा एंटीजन नहीं है? ए एंटीजन नहीं है। चलो भाई, ए लिखकर मैंने कट मार दिया। अब बेटा लैंडस्टाइनर के दोनों नियम लगाइए, दोनों लगाइएगा, एक लगाएंगे तो फिर आगे फंस जाएंगे, दोनों लगाइए। पहला नियम कहता है कि जो एंटीजन मौजूद है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, तो इसका मतलब एंटीबॉडी बी यहां पर नहीं होगी। अरे एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं होगी। लेकिन कहता है कि जो एंटीजन नहीं मौजूद है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए आपकी? ए या बी? ए। अभी क्लियर? यस सर, क्लियर? अब मेरा बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं, क्लियर? क्लियर? MY लिखा करिए बेटा, क्लियर है? चलो अब मैं क्वेश्चन और दूंगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन पहले बताइए कौन सा है? एंटीजन AB। वेरी गुड बेटा, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे, ऊपर बेटा ऊपर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भारत सरकार ने मना किया है, ठीक है, मारने का नहीं मना किया है। ए एंड बी सर। हाँ बताओ बेटा, एंटीजन A एंड B। तेज तो नहीं लगा? नो सर, दोबारा इधर देखो बेटा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी अभी ना, रेडनेस, हॉटनेस, इचिंग। हाँ इधर तो एंटीजन A एंड B होगा, ठीक है। अब बताओ मैंने क्या कहा? अरे भैया पिन ड्रॉप साइलेंस रखो, ने पिन चुबो देंगे। इधर देखो, एंटीजन A एंड B है, क्या कहा था? जैसा एंटीजन होगा उस, अगर जो एंटीजन मौजूद है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। पहला नियम यही कहता है ना, नियम दिमाग में है? खड़ा हो, सुना नियम। सर पहले इसमें सर ये पूछना था। नियम किसने दिया? सर लैंड। जमीन स्टाइनर ने।
लैंडस्टाइनर ने। हाँ फिर सर उन्होंने 2 लॉ दिए सर। पहला लॉ बताओ, कहानी मत बताओ, बीएससी पेपर नहीं दे रहे हो। हाँ सेम करस्पॉन्डिंग। अगर कोई एंटीजन, ऐसे बोलो जैसे हम बोलते हैं, अगर कोई एंटीजन अब्सेंट है, हाँ अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अब्सेंट होगी। क्लियर? तो बेटा यहाँ तो एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडी दोनों अब्सेंट होंगी। यस सर। बोलो, और दूसरा लॉ लगा के देख लो, दोनों फिट होंगे। अगर कोई एंटीजन अब्सेंट, अगर कोई एंटीजन अब्सेंट है, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी, लेकिन एंटीजन यहाँ अब्सेंट है ही नहीं तो एंटीबॉडी का कोई सवाल ही नहीं बनता। अरे बोलो यार। अच्छा बैठ 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 बैठ। अगला सवाल, ब्लड ग्रुप ओ है तो बताओ एंटीजन ओ। हाँ एंटीजन नहीं होगा। बहुत प्यारे, शानदार, कट्टम कुट। हाँ अब बताओ बेटा, अगर कोई पार्टिकुलर, पहला लॉ पहले याद करेंगे, कौन सा लॉ? पहला लॉ क्या कहता है? जो एंटीजन मौजूद होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी। तो बेटा यहाँ तो एंटीजन है ही नहीं तो पहला लॉ कोई मतलब नहीं। दूसरे लॉ पे आओ, जो एंटीजन अब्सेंट होगा, पहला लॉ कहता था जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी अब्सेंट होगी, ठीक है, लेकिन जब है ही नहीं मौजूद तो उस पर जिक्र नहीं करेंगे। अब दूसरा लॉ आया हमारा, जो एंटीजन अब्सेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीबॉडी दोनों है। क्या एक एक बच्चा सीख गया? चलो अब एक बार दोबारा खेलते हैं इसके साथ, दोनों लॉ के साथ। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए। हमारे पास ऑप्शन कितने थे? 2। ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, तो एंटीजन ए है क्योंकि ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। बी एंटीजन नहीं है, पक्का? अच्छा, जो एंटीजन मौजूद होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, मतलब एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, पक्का? अब बेटा कहा था जो एंटीजन अब्सेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी, तो बी होगी। तो अगर पूछा ए के ना होने का रीजन फर्स्ट लॉ है और बी के होने का रीजन सेकंड लॉ है, घंटा नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया, दोबारा सुनो। अगर तुमसे कहता है कि ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी ए नहीं है, ये कौन सा लॉ इस बात को जस्टिफाई कर रहा है? तो पहला लॉ कहता है कि जो एंटीजन होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, तो पहले लॉ की वजह से एंटीबॉडी ए नहीं है। अब पूछेगा ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी है, ये कौन सा लॉ जस्टिफाई कर रहा है? सेकंड लॉ, जो एंटीजन नहीं होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी गाय। सो गाइस, व्हाट्स योर आंसर? यस नहीं बेटा? एम वाई, मक्खन। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप बी, लड़के, एंटीजन कौन सा है? ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी सर, सॉरी ए ही होगा। क्यों सर? हाँ अब बोल रहे हो क्यों सर? हाँ ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी होगा, ए नहीं होगा। और जो एंटीजन मौजूद होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। फर्स्ट लॉ के तहत एंटीबॉडी बी नहीं होगी, सेकंड लॉ के तहत एंटीबॉडी ए होगी, क्योंकि जो एंटीजन अब्सेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी। ब्लड ग्रुप क्या लिया है? क्या लिया है? हाँ तो दिक्कत क्या है? ब्लड ग्रुप बी लिया है तो एंटीजन बी मौजूद है, ठीक है। ब्लड ग्रुप जैसा एंटीजन, 3 बात याद रखो बेटा, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए बी, ए एंड बी। ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन अब्सेंट, तो अगर ब्लड ग्रुप बी मतलब एंटीजन बी है, ठीक है, मतलब ए नहीं है। अब एंटीबॉडी जज करते वक्त दोनों लॉ लगा दो। अब पूछ रहा हूं अगर एंटीजन ए नहीं है तो एंटीबॉडी ए होगी। आहा, तो ये सेकंड लॉ की फर्स्ट लॉ है? सेकंड लॉ। गुड। सेकंड लॉ के तहत ये बात प्रूव होती है कि इसमें आपकी एंटीबॉडी ए क्यों है और एंटीबॉडी बी क्यों नहीं है। ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो एंटीजन होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर? अब चलिए इसको जो है आपको मेन चार्ट पे लगाना है, ठीक है।
आइए यहाँ पर मेन चार्ट पर देखिए, लागू हो रही है, काहे नहीं होगी। एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए। जो ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, और जो एंटीजन नहीं है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। पक्का? तो पहली वाली बेटा, ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंटीबॉडी निकालने के लिए होता है ना, ये तो समझ गए होगे। तो बेटा पहली वाली बात गलत हो रही किस लॉ से? फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ से। और दूसरी वाली बात सेकंड लॉ से प्रूव हो रही है। इधर आ जाओ, एंटीजन ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, ठीक है। एंटीजन बी है अगर, तो एंटीबॉडी बी, तो बी का ना होना फर्स्ट लॉ प्रूफ कर रहा है। पक्का? बी का ना होना, बी का ना होना कौन सा लॉ प्रूफ कर रहा है बेटा? फर्स्ट लॉ। और कौन सी एंटीबॉडी इसमें नहीं, कौन सा एंटीजन नहीं है? होता तो ससुर ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता। तो जो एंटीजन नहीं है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, हाँ ए होनी चाहिए, ठीक है भाई, पहले लॉ बोलो। जो एंटीजन, जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलो, गणित ना लगाओ, बार बार लॉ को दिमाग में लाओ। जो एंटीजन नहीं है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रेजेंट तो है लो। तो ये बात किससे प्रूव हो रही है? सेकंड। थर्ड में बेटा देखो, एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि दोनों एंटीजन मौजूद है। पक्का? जो एंटीजन प्रेजेंट होगा करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, ये फर्स्ट लॉ से प्रूव हो रहा है। पक्का? और इसमें आ जाओ, जब एंटीजन जो नहीं है उसी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी, तो ये सेकंड लॉ से प्रूव हो रहा है। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझे कि नहीं ईमानदारी से? एकदम क्लियर, मक्खन क्लियर, बाप लेवल पर जवान एकदम क्लियर है ना? चलो अब इसको जल्दी से छापो और एक बार तुरंत प्रैक्टिस करो। यू हैव टोटल 3 मिनट टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने के लिए। हाँ भाई, यहां तक बातें हो गई। चलिए अब हम बातें करते हैं कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए एंड बी ब्लड ग्रुप दोनों, एंटीजन अब्सेंट ब्लड ग्रुप 0। गॉट इट? अब सवाल बनता है कौन किसको खून दे सकता है और कौन किससे खून ले सकता है। लेना और देने की बात करेंगे बाद में, पहले बात करेंगे एक बेसिक रूल की, और उसी बेसिक रूल से निकाल लेंगे कि कौन किसको खून देगा, कौन किसको खून लेगा। ठीक है, आओ अब वो बेसिक नियम देख भाई। चले इधर देखना, देखो बेटा बेसिक रूल क्या है। मान लो ये कोई चचा है, ठीक है, और ये चच्ची, अच्छे से देखना बेटा। अब बेटा मान लो चचा ने चच्ची को खून दिया, ठीक है, तो जो खून दे रहा है, क्या बोला, जो खून दे रहा है, डोनेट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, डोनर। और जो खून रिसीव कर रहा है, जो खून ले रहा है, वो कहलाएगा रिसीवर। क्लियर? तो मैं इसे कहूंगा रेसिपिएंट। ठीक है, अब इस बात को दिमाग में ठांस लो कि जो खून देता है उसका आप एंटीजन देखोगे। क्या देखोगे, एंटीजन। और जो खून लेता है उसकी आप एंटीबॉडी देखोगे। क्लियर है? पहले ये बात दिमाग में अच्छे से रख लो, जो खून दे रहा है उसका एंटीजन देखोगे बेटा, और जो खून ले रहा है उसकी आप एंटीबॉडी देखोगे। इतनी बातें एकदम क्लियर? क्लियर? अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि गुरुजी इसका आप एंटीबॉडी क्यों नहीं देख रहे हो और इसका आप एंटीजन क्यों नहीं देख रहे हो। तो ये सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, जानने की बहुत तेज आपके चुल्ल काटी है, तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको जानना नहीं है। ठीक है बेटा, आपका सिलेबस ही बहुत है। अगर आपको जानने की बहुत इच्छाएं हो, जब हम लोग ऑफलाइन सेशन में आएंगे, जो बच्चे कानपुर में हैं, तो कल से मैं ऑफिस में बैठूंगा, तो आप ऑफिस में आके पूछ लीजिएगा, मास्क वास्क लगा के आइएगा। ठीक है, और इधर देखना बेटा, सैनिटाइजर गिफ्ट कीजिएगा मुझे। तो डोनर का क्या देखेंगे आप, एंटीजन देखेंगे, और जो ले रहा है उसका आप क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। इतनी बातें एकदम क्लियर? क्या सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक खून में हो सकती है? आपस में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, पिल्लम पिल हो जाएगी। तो चलो अब मेरा सवाल है, मान लो चच्चा का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए, और चच्ची का ब्लड ग्रुप है बी। पक्का? तो बताओ चच्चा के पास एंटीजन कौन सा होगा, ए। आराम से, अब चच्ची का ब्लड ग्रुप बी है,
मतलब एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए होगी। पक्का? जो खून दे रहा है उसका एंटीजन, और जो खून ले रहा है उसकी एंटीबॉडी, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक खून में चली जाएंगी। चच्ची के कि चच्चा के? चच्ची के ना, जो चच्ची ले रही है ना। तो बेटा बताओ, चच्ची जिंदा रहेंगी कि ऊपर? चच्ची गई पिला दी, है ना। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए वाला बी को नहीं दे सकता। अरे वजह क्लियर है? अच्छा अगला बता भाई, मान लो चच्ची का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो बताओ चच्ची के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? सर ए होगी सर। इधर आओ बेटा, ए एंड बी होगी सर। एंटीजन नहीं पूछा है। एंटीबॉडी हाँ होगी सर। एंटीबॉडी, अच्छा सेकंड लॉ के तहत बोल रहा, फर्स्ट लॉ के तहत? क्या बात है, बहुत प्यारा, मतलब ठीक है, बहुत प्यारा नहीं, ठीक ठाक, अच्छा आंसर है, ठीक है। चलो अब बताओ बेटा, जो खून दे रहा है उसका क्या चेक करोगे? एंटीजन, और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी है ही नहीं, जब एंटीबॉडी है ही नहीं, तो क्या चच्ची उसके खिलाफ कुछ काम कर पाएंगी? अरे बोलोगे? तो मतलब ए वाला ए बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता सर। क्यों नहीं दे सकता? चच्ची के पास एंटीबॉडी है। नो सर। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो रिस्पॉन्स आएगा? नो सर। नहीं आएगा। अब चल अगली बात बता, ब्लड ग्रुप ओ है मान लो चच्ची का, तो बताओ एंटीबॉडी कौन सी होगी? अबे एंटीबॉडी पूछ रहा हूं, ए एंड बी दोनों होगी। ये किस लॉ के तहत बोले हो? फर्स्ट सेकंड, बहुत अच्छे, सीख गए उसका मतलब, ए एंड बी दोनों होगी। अब बताओ, क्या ए वाला ओ को खून दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? एंटीबॉडी ए की वजह से नहीं दे पा रहा है कि बी की वजह से? क्यों? क्योंकि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए आपस में पिल जाएंगी। पक्का? अच्छा मान लो चच्ची का ब्लड ग्रुप ए है, अब बताओ एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। पक्का? बताओ दे सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि इनके पास एंटीजन ए है, इनके पास एंटीबॉडी बी है, और सेम सेम वालों में लड़ाई होगी। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो ए वाला ए को दे सकता है, एकदम क्लियर। तो क्या मैं उस सिंगल बात से पूरी बात निकालता चला जा रहा हूं? चलो अब ये बताओ मुझे कि मान लो चच्चा का ब्लड ग्रुप है बी और चच्ची का ब्लड ग्रुप है ए, बताओ अगर चच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है भाई? बी, ठीक है, तो एंटीजन कौन सा होगा? बी सर। पक्का? ओके, चच्ची का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए है, तो एंटीजन कौन सा होगा? ए। लेकिन क्या एंटीजन देखते हैं लेने वाले का? देने वाले का देखते हैं ना, लेने वाले का क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। पक्का? तो जल्दी से बताओ बेटा, इनकी एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। बताओ खून बी वाला ए को दे सकता है? कहाँ है? क्योंकि सर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम पाया जाएगा। और सेम में क्या हो जाएगा? पिल्लम पिल्लम, पिल्ला नहीं बेटा, पिल्लम पिल बोलते हैं, ठीक है। तो खून नहीं दे पाएंगी। मान लो इनका ब्लड ग्रुप बी है, तो इनकी एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए सर। ए। बताओ खून दे सकती है कि नहीं? बी बी को दे देगा? क्यों? आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी? कोई लड़ाई नहीं होगी ना? यस सर। मान लो इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीबॉडी कौन सी होगी? बहुत अच्छे, खून दे सकता है कि नहीं? हाँ, तुमको कैसे पता? कोई लड़ने वाला है ही नहीं। चलो भाई, अगर मान लो इनका ब्लड ग्रुप ओ है, अब बताओ एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए एंड बी। हाँ, ए बी कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ए बी खून को बोलते हैं। बताओ दे सकती है कि नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं दे सकती? एंटीबॉडी ए दिक्कत करेगा कि एंटीबॉडी बी? बहुत अच्छे, मतलब नहीं दे सकती। क्लियर? अब मान लो इनका ब्लड ग्रुप है ए बी और इनका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही, सतीश कुमार वर्मा, एसकेवी। इधर देखो, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो डोनर के पास एंटीजन कौन सा है? ए एंड बी। और उधर है चच्ची तुम्हारी, ब्लड ग्रुप क्या है? ए, एंटीबॉडी कौन सी होगी? बहुत अच्छे। बताओ भाई दे पाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, बिल्कुल नहीं। सोच के बताओ, दिक्कत कौन करेगा? एंटीजन ए, और एंटीजन ए के ऊपर दिक्कत आएगी कि बी के ऊपर? बी पे आएगी। कौन करेगा दिक्कत? कौन सी बी? एंटीबॉडी बी। तो इसका मतलब खून ए बी वाला ए को, नहीं दे सकते। चलो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीबॉडी बता। सर ए। एंटीबॉडी ए, खून दे पाएगा या नहीं? दिक्कत होगी या नहीं होगी? सर ये दिक्कत देगा। ए दिक्कत देगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए आपस में पिल्लम पिल कर लेंगी। बी इसमें दिक्कत नहीं कर रहा है ना, सेम सेम वाले आपस में पिलते हैं,
ठीक है, तो नहीं दे सकता खून। चल भाई, ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीबॉडी बताओ कौन सी होगी? खून दे सकता है कि नहीं? हाँ, पक्का? क्यों? क्योंकि सर एंटीबॉडी लड़ने के लिए कोई है ही नहीं। बहुत अच्छे, दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ है, एंटीबॉडी बता कौन सी होगी? ए बी होगी। चल भाई, ए बी होगी, बताओ खून दे सकता है कि नहीं? हाँ, दे सकता है। सही से देख ले एक बार यस सर, दे सकता बेटा, महापिल्लम पिल्ला होगा। ओ सॉरी नहीं होता बेटा, ओ सॉरी और आउच और काश नाम की चिड़िया मेडिकल में नहीं उड़ती है। महापिल्लम पिल्ला, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ठोके जाएंगे इसमें। क्लियर? तो नहीं दे सकता, पक्का? चलो अब आगे बेटा। अब मान लो मैंने ब्लड ग्रुप ले लिया ओ, एंटीबॉडी बता कौन सी होगी? हाँ, वो तो अभी करके देख ही लिया था यार। तो चलो, अब मैं ना यहां पर चच्चा का ब्लड ग्रुप ले लिया ओ, चच्ची का ब्लड ग्रुप ले लिया ए, एंटीबॉडी बता कौन सी होगी? हाँ, एंटीजन तो हाँ, एंटीजन बेटा क्या होगा? अब्सेंट। एंटीबॉडी बता दे सकता है कि नहीं? सोच के बताओ, पक्का? गुड। क्यों दे सकता है? क्योंकि जब कोई उंगली करने वाला है ही नहीं तो क्या फर्जी घंटा उड़ाएगा क्या? अच्छा, ब्लड ग्रुप भी है, एंटीबॉडी बता दे सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सर कोई है ही नहीं लड़ने के लिए सर कोई। तो एंटीबॉडी जाके कंटाप कहाँ मार पाएगी? चल भाई, ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीबॉडी कौन सी है? ए एंड बी। कंफर्म? मैं लिख रहा था, तुम सुर के साथ सुर मिला रहे हो। ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन ए एंड बी, लेकिन एंटीबॉडी अब्सेंट। हाँ, बताओ दे सकता है कि नहीं? यस सर, दे सकता है। इसमें तो ना मानने वाला ना खाने वाला, खेल खत्म। ब्लड ग्रुप ओ है, एंटीबॉडी बताओ क्या होगी? एंटीबॉडी सर होगी ए एंड बी। बहुत अच्छे, सोच ले रहे हो अब तुम, डायरेक्ट सोच ले रहे हो। बताओ दे सकता है कि नहीं? तो सीधे बोलो सर, चटो मत हमें, बोलो ऐसे। चटो ना। अच्छा सर, चटो मत हमें, ओ के पास एंटीजन है ही नहीं तो उधर से रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। तो क्या मैं ब्लड ग्रुप ओ को फिर यूनिवर्सल डोनर कह सकता हूं? तो ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं होता। लेकिन तुमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए बी सबसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं होती। आहा, समझ पाए क्या? ये समझ गए एकदम? तो ये चीज एकदम सीख के, डोनर का एंटीजन देखेंगे और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो यहां पर मैं एक फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा, इधर इधर देखो, इधर इधर, कि ब्लड ग्रुप ओ, जिसे मैं बोलता हूं ब्लड ग्रुप जीरो, खेल के दिखाया पूरे के साथ, ठीक है? ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर या रेसिपिएंट? डोनर। अभी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है? डोनर सबको दे सकता है बिकॉज एंटीजन इज अब्सेंट या प्रेजेंट? मैं और अच्छा आंसर लिखूंगा, बिकॉज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर अब्सेंट। एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर या अंदर? बहुत अच्छे। दूसरा पॉइंट, ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज क्या? सबको क्यों, ये सबसे क्यों ले सकता है? क्योंकि लड़ने वाला कोई है ही नहीं, और लड़ने वाला कोई है ही नहीं, ये किस लॉ से प्रूव होगा? फर्स्ट सेकंड? सोच के बोलो, पक्का? सोच लो। ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है। हाँ, अब आए लाइन पे, बिकॉज एंटीबॉडी, बिकॉज बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी आर एब्सेंट। ठीक है? अब बेटा अगला पॉइंट, लोकेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन कहां पाए जाते हैं? ऑन द आरबीसी। ये डायरेक्ट एम्स का सवाल है, एनसीईआरटी की टेबल से उठाया हुआ। ठीक है, टेबल 18.1 पेज नंबर 273, 18वें चैप्टर की पहली टेबल का सवाल है। टेबल में दिया हुआ और कहीं नहीं लिखा है। एंटीजन ऑन द आरबीसी, आरबीसी की सरफेस के ऊपर। लोकेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्लाज्मा में टहलती रहती है। किसमें बेटा? प्लाज्मा में। लोकेशन ऑफ एंटीबॉडी
प्लाज्मा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब खेल लोगे? Yes, sir. तो बेटा आज का होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है आपका कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है सोच सोच के कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, क्यों, वजह क्या है। ठीक है, एक एक बच्चे को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, हम पढ़ा रहे, क्लियर हो जाए, टेंशन ना लो, इधर बस देखते रहो, समझते रहो। ये सारी बातें आपको कॉन्सेप्ट से मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो गई है। अब चलिए, मेरा लास्ट आपके साथ क्वेश्चन है। हाँ हाँ, छापना छाप लेना, मेरे साथ शुरू करिए। ठीक है, बुलंद आवाज में। कितने तरीके के ब्लड ग्रुप अभी तक पढ़े आप? 4 ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 अभी तक आपने जो पढ़ा, ए बी ए बी ओ। पक्का? आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए और इसी से बेसिक से ही बड़े कॉन्सेप्ट खड़े होते हैं। कोई भी कठिन चीज नहीं होती है। अगर आसान चीज हमें कायदे से आती, आना अलग है, कायदे से आना अलग है। कायदे से आती तो बड़ी चीजों तो हम चुटकियों में बना देंगे। क्लियर? सिर्फ बताओ, एक लाइन पढ़ाई थी, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। फिर आपको 2 लॉ पढ़ाए लैंडस्टाइनर के कि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग सेम एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। फिर दूसरा लॉ पढ़ाए, नमस्कार, दूसरा लॉ पढ़ाए थे इधर, दूसरा लॉ पढ़ाए थे जो एंटीजन एब्सेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। उसके बाद बताया डोनर का एंटीजन चेक करोगे, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखोगे। अरे बोलेगा? और इससे सारी बातें खत्म। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, Antigen A. बस ए बी बोलते रहना। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, एंटीबॉडी B. ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, A. Oh, Blood- B, sir. Antigen B. एंटीजन बी एंटीबॉडी। Sir, A. ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन, Antigen, sir, AB. Antibody. एंटीजन ए एंड बी, एंटीबॉडी Absent. एब्सेंट। ब्लड ग्रुप ओ मतलब 0, एंटीजन Absent. एंटीबॉडी Present. कौन सी बे? A and B. ए एंड बी। जो देगा उसका क्या चेक करोगे Antigen. और जो लेगा उसका क्या चेक करोगे। हाँ, इस तरीके से देन लेन ये सब देखते हुए आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी जस्ट वेट अ सेकेंड, बच्चों को नोट करना है। ठीक है, जब तक वो नोट कर रहे हैं वीडियो एंड मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट पूछना, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करने के लिए बैठा हुआ हूं। तो आज की बातें यहीं तक, होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दिस इज साहिल सिद्दीकी।